नमस्कार, ताल झोंके में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो क्या पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या उसी के बाद सुधर पाएगा पाकिस्तान? यही है हमारी ताल ठोके की बहस का विषय। जल्दी से आपको बता देते हैं अब तक किस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कटघरे में आए हैं और इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें भारत का खौफ सता रहा है। खून की होली खेलने से बेहतर है कि रंगों से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए। गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है। इस उनके थिंक टैंक्स की स्टेटेड पॉलिसी है ये। कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। कभी भी 73 साल में इतनी एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान हुकूमत आई नहीं जो ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। भारत माता की। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो दिवाली पर सीजफायर उल्लंघन करने की भारतीय सेना ने एक कड़ी सजा दी। पीओके में चल रही हुकूमत ने भी ये मान लिया कि भारत ने उसे छेड़ने की सजा बड़ी तबाही मचा कर दी है। लेकिन पीओके की सरकार का निशाना आपको समझना है, भारत पर नहीं था। उनका निशाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर था और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर इमरान खान को जिम्मेदार भी ठहराया। भारत की साफ साफ चेतावनी के बावजूद इमरान सरकार आज गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव भी करा रही है, जो कि आप खुद सुन चुके हैं हमारे हेडलाइंस में। विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। इसके अलावा कल का प्रधानमंत्री का संबोधन याद कीजिए, खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीओके पर भारत अपना संकल्प कई बार दोहरा चुका है, बार बार दोहरा चुका है। आगे हम बढ़ेंगे, सवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आईटीबीपी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है और साथ ही भारतीयों के जोश और जज्बे को बयां करने वाला ये ऐसा पराक्रम है जो क्यूट भी है और भारत के मंसूबों को भी दिखाता है। विश्व चल हम चल खुले खुले विश्राम, सावधान, हाँ तेज चल, हाँ थम। और जनरल सिन्हा मुस्कुरा रहे हैं। जनरल सिन्हा, पराक्रम भी, जोश भी, उत्साह भी और उससे ज्यादा क्यूटनेस भी। एक कमेंट आपका ले लेती हूँ, उसके बाद सारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी। आप लगातार मुस्कुरा रहे थे। जनरल सिन्हा, आप ही का कमेंट मांग रही हूँ उस वीडियो पर। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अपना बचपन का याद आ गया, सैनिक स्कूल तिलैया का, जब इस तरह से हम 11 साल के बच्चे थे और यही हमारा जो दिल उस्ताद है, थम, सावधान, तेज चल, पेड़ का चक्कर मार, ये करवाते थे और इसी जोश के साथ हम लोग ये सब करते थे। पुराना दिन आ गया। ये लड़का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का, और इस इनोसेंस में, इस भोलापन पे देखिए, राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी हुई है इसके खून में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और बड़ा मैसेज भी है दुश्मनों के लिए कि भारतीय सेना का पराक्रम तो उन्होंने बार बार देखा है, ये पराक्रम उनके और होश उड़ाएगा, उन्हें उनकी बेचैनी बढ़ाएगा। देखिए अदिति, जब जो युवा तो भारत की रक्षा करते हैं, भारत की सेवा करते हैं, पर देखिए एक छोटा सा बालक
बालक वो भी भारत माता की सेवा में अब किस तरह से अपना जोश का प्रदर्शन कर रहा है और वर्ड ऑफ कमांड पे एग्जैक्टली 100% वो अपना ड्रिल जो है वो पूरा कर रहा है। बहुत बढ़िया, गुड। विश्राम। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। तारिक फतेह हमारे साथ हैं, लेखक हैं हमारे साथ, एडवोकेट सरफराज हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जनरल सिन्हा को आपने सुना, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ इस वक्त गजेंद्र सांखला जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे। तारिक फतेह, मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। बहुत ही हिंदुस्तान के पराक्रम से जुड़ा हुआ था जो वीडियो अभी हमने दिखाया, लेकिन उसमें मैसेज एक डीप मैसेज था, बहुत बड़ा मैसेज था। और पीओके कि जो लोकल नेता हैं वो ये बात करें कि हिंदुस्तान ने जिस तरह की तबाही मचाई है और वो हिंदुस्तान की तारीफ में ये बात कर रहे हैं और इमरान खान को कटघरे में खड़ा करना है, बताने के लिए काफी है कि इस समय अगर पाकिस्तान में कुछ चल रहा है तो भारतीय सेना का खौफ चल रहा है। एक तो अब तक ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई कि गिलगित बल्तिस्तान किस तरह पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसमें इनकी फौज या इनके तालिबान कोई इन्वॉल्व नहीं थे। वो तो एक सिंगल कैप्टन ब्राउन था जिसने उठा के अपने पेशावर के ब्रिगेडियर के हाथ पूरा का पूरा एरिया साइन ऑफ कर दिया when he was supposedly reporting to the ruler of the Maharaja of Jammu and Kashmir. ये पूरा इलाका अब तक, मैं वहां जा चुका हूं, खुंजराब और हुंजा सब मैंने देखा हुआ है, यहाँ के लोगों का ताल्लुक बनता है लद्दाख से। इनकी जबान, इनका रिवाज, और ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी वहाँ तमाम शिया पॉपुलेशन थी, उनके साथ खासी ज्यादती हुई है। और अब भी जो ये इलेक्शन करा रहे हैं ये ना सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो नहीं रही ना, इनका पता नहीं 70 साल से कह रहे थे, बल्कि वहाँ पॉपुलेशन चेंज भी हो गई है। और चाइना, आप अगर अब जो मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि वहाँ तो अब दुकानदार चाइनीज आ गए हैं, यानी ट्रेड्समैन, पीपल हैव सेटल्ड ओवर देयर। और दूसरे सिपाही सहाबा, ये जो मेन स्ट्रीम सुन्नी मुस्लिम पंजाबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों को वहाँ सेटल किया। तो रेशियो जो यानी 3:1 शिया टू सुन्नी था वो बिल्कुल पलट गया है। एंड देखिए कि पूरे पाकिस्तान में तो शियों को जीने नहीं रहे थे, अब वहाँ उसको कह रहे हैं कि आपको हम पांचवा पाकिस्तान का प्रोविंस बनाएंगे। दे नो, इनके सामने लिखा हुआ है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल पाकिस्तान टूट के 2-3 हिस्से होंगे इसके। आपके हिसाब से कौन कौन से हिस्से होंगे तारिक फतेह? इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो हमारी वन ऑफ द थीम्स भी, आपने खुद ही उसे टच किया। एक जाहिर तौर पर आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे होंगे। बलूचिस्तान है, और ये पश्तूनों की जो मूवमेंट है, ये तो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा भी नहीं था। ये पूरा, ये तो अटक से शुरू होता था, कटक तक मैं कहता हूँ हिंदुस्तान। ये पूरा अपनी नेशनैलिटी को बचाने के लिए पीटीएम है, जो पख्तून मूवमेंट है वहाँ, ये पुराने वो बादशाह खान वाले पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, ये पढ़े लिखे लड़के हैं, जवान हैं, जो कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान से है ही नहीं, सिर्फ एक है कि पाकिस्तान फौज हम पे कब्जा करके बैठी हुई है। एंड दे आर कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ अ लेवल के आप तो सोच भी नहीं सकते। जी जी जी। और हम अपने दर्शकों से लगातार कह रहे, देखिए आज हम पूरी इंफॉर्मेशन गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर, पीओके को लेकर, और वो जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खौफ चल रहा है, बाकायदा तथ्यों के माध्यम से हम आपसे कह रहे हैं, तो समझिए पीओके पर, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, किस तरह से कब्जा पाकिस्तान ने किया, किस तरह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। लगातार इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ रही है। ऐसा कैसे हुआ कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर चला गया? ये वो सब सवाल होंगे जिस वक्त अगर आपके जहन में, तो उनके जवाब आपको हमारे स्क्रीन पर, जी न्यूज के स्क्रीन को आप देखते रहिए, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हमारे साथ गजेंद्र सांखला जी भी हैं। गजेंद्र सांखला जी, एक बात है, जो भारत विरोधी हैं, चाहे वो देश की सीमा से बाहर हो या देश के अंदर हो, उनके बुरे दिन तो चल रहे हैं सर। पहली बात तो अदिति जी आपको बता दूं कि देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत का विरोधी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारत का विरोधी इस देश के अंदर है। इसको गलत तरीके से मैनिपुलेशन करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, उन हरकतों का भारतीय सेना मुंह तोड़ के जवाब दे रही है। अच्छा, भारत की सरकार को जी सर, उन्हें आप क्या कहेंगे जो कहते हैं मैं तो नहीं पकड़ूंगी तिरंगा?
नहीं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको देश की जनता कह रही है, जवाब दे रही है। तिरंगा तो नहीं आपने पकड़ेंगे। फिर कैसे अभी गारंटी के साथ कहा ये बहुत गलत तरीके से बोला जाता है, ये बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है, फिर आपने कैसे बोला सर? आपने तो अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल उठाया तो आपने पल्ला झाड़ लिया सर। नहीं, पल्ला मैंने नहीं झाड़ा है। भारत विरोधी लोग जो है वो नहीं है। लोगों की सोच के अंदर परिवर्तन हो सकता है, लोगों के साथ में दूसरे आप मुझे गजेंद्र साखला जी थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ, मैं चिल्लाना नहीं चाहती, दर्शकों के सामने तथ्य रखना चाहती। सुनिए, आपके हिसाब से जो भारतीय तिरंगा उठाने से मना कर दे, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना कर दे, वो आपके हिसाब से, सर आप मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने देंगे, मैं जान रही हूं आपको दिक्कत हो जाएगी सवाल अगर पूरा आपने सुन लिया तो। हाँ बोलिए। तो वो आपके हिसाब से क्या है? जो ये नारे लगाते हो, देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हो, वो आपके हिसाब से क्या है? आज मैं इस डेफिनेशन को समझना चाहती हूँ आपसे। आप मेरी बात सुनेंगे? भारतीय तिरंगा 40 साल तक आरएसएस ने नहीं उठाया था। आप इस मंच के माध्यम से, आरएसएस भारत विरोधी है? आरएसएस ने 40 साल तक भारत के तिरंगे को नहीं उठाया। सर आप आरएसएस पर घूम फिर कर आ जाते हैं, उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे, उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना आप उससे क्यों भाग रहे हैं? मैं किसी से नहीं भाग रहा। तो आपके हिसाब से सुन लीजिए, आप जिस लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, जो भारत का तिरंगा उठाने से मना कर दे, भारत को लेकर के सर अगर आप ऐसे बात करेंगे तो बात करना मुश्किल होगा। सर आप चिल्लाइए नहीं, मैं आपसे आराम से एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको अनदर 20 सेकंड्स दे रही हूँ, आप जवाब दीजिए। आपके हिसाब से कौन है वो जो भारत का तिरंगा नहीं उठाना चाहते, जो इस देश के नेशनल सिंबल्स को सम्मान नहीं देना चाहते, जो इस देश के टुकड़े होने की बात करते हैं, कौन है वो लोग? वो हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं। अच्छा, और उनको मुख्य धारा में लाने का काम इस भारत की सरकार का है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। अगर भारत विरोधी लोग अच्छा, मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं, तो आप ये बताइए मुझे, फिर आप मुझे ये बताइए जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, आप इन्हें भटका हुआ मानते हैं या फिर आपके हिसाब से ये टेररिस्ट हैं? भारत विरोधी जो लोग हैं, भारत की सरकार की जिम्मेदारी है उठा करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आतंकियों के लिए भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सर आप कौन से वोट बैंक को केटर कर रहे हैं इस वक्त, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सुधांशु त्रिवेदी, उस आरएसएस को बैन करना चाहिए जिसने 40 साल तक भारत के तिरंगे को। सर आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब देना नहीं है, सुधांशु त्रिवेदी से सुनिए, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब। देखिए साकला साहब, जिनको भटके हुए लोग कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये किसने अपनी किताब में लिखा? सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भटके हुए थे। अफजल गुरु के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये ट्वीट करने वाले मणिशंकर अय्यर भटके हुए हैं। और अफजल गुरु के समर्थन में खुलेआम स्टेटमेंट देने वाले शशि थरूर भी भटके हुए हैं। अफजल गुरु को फांसी मिल जाएगी तो कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, ये कहने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब भटके हुए हैं। और ये बताइए, पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाने वाले सिद्धू, वो भी भटके हुए हैं। पाकिस्तान जाकर ये कहने वाले कि मोदी की सरकार हटाओ, सलमान खुर्शीद, भटके हुए हैं। आप क्या बताइए, फिर अटका हुआ है कौन? अगर ये सारे के सारे भटके हुए हैं, बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान जाके जो बिरयानी खाते हैं, जो माँ के सौल ले जाकर के देते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अब मैं वो भी जवाब देता हूं। आपने क्या बयान है? बिना बुलाए आप पाकिस्तान चले जाते हो, वहां जाकर के सवाल पूछते तो जवाब सुनने की पेशकश कीजिए। गजेंद्र साखला जी, सर सवाल पूछा तो जवाब सुनिए, जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए प्लीज। सुधांशु जी बात पूरी कीजिए। देखिए, पहली बात तो मोदी जी ने कोई बिरयानी नहीं खाई जनाब। ये वेज बिरयानी सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है, मोदी जी वेजिटेरियन है, वेज बिरयानी नहीं बनती है वहां पाकिस्तान में, इसलिए बिरयानी खाने वाला जुमला छोड़ दीजिए। और बिरयानी 1993 में जब हजरत बल पे कब्जा किया गया था, आतंकवादियों को बिरयानी किसने भिजवाई थी? कांग्रेस की सरकार ने ना। आतंकवादियों को हजरत बल के अंदर पूरा दूरदर्शन का फुटेज निकलवा लीजिएगा, बाकायदा तस्तरियां ले जाते हुए लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने वो सबको पता है। देश को आजादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, लहू बहाया है कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस ने देश के आजाद कराने के लिए, देश के नवनिर्माण कराने के लिए। साखला जी, सर ऐसे मत कीजिए सर, आराम से सुन लीजिए ना। मैं देखिए आपके सवाल का उन्होंने जवाब दिया, आपको बिरयानी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी सर।
आपको बिरयानी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए सुनिए मेरी बात, सर सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता, हम किसी पैनलिस्ट की राय का समर्थन नहीं करते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे दर्शकों के जहन में। आप सुधांशु जी आप अपना जवाब पूरा कर लें सर, अनदर 50 सेकेंड। मैं पूरी बात कर लूं जी सर। देखिए मैं कह रहा हूं वो कांग्रेस के ने देश को आजाद कराया, उस तक सबसे चले गए, वो खैर वो इतिहास की बात है, मैं उसमें नहीं कहना चाहता। आज के सिर्फ हम कश्मीर की बात करना चाहते हैं। एक वाक्य, सन 47 में इस देश का विभाजन और आजादी के बाद एकमात्र ऐसा देश हम भारत हैं दुनिया में जहां कहीं भी विवाद है, सीमा क्षेत्र का विवाद, वहां हमेशा बड़ा और ताकतवर देश छोटे और कमजोर को दबाता है। छोटा और कमजोर देश जिसकी सेना हार रही होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है। पर हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, हमारी सेना जीत रही थी। जनरल सिन्हा उस बारीक की तस्दीक करेंगे कि सिर्फ 48 से 72 घंटे और होते, नेहरू ने सीज फायर नहीं किया होता तो ये पीओके 72 घंटे में हमारा होता, मगर हम यूएन चले गए। उसके बाद पूरी दुनिया में छोटा और कमजोर मुल्क कहता है कि बड़ा ताकतवर हमें सता रहा है। हम विगत 60-65 वर्षों से यही कहते रहे, मोदी सरकार आने से पहले अटल जी का दौर को एक छोड़ दे कि साहब ये कमजोर है, छोटा, ये हमें सता रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति कश्मीर की बना के रखी और 564 रियासतों का विलय हो गया। एक जगह, क्योंकि सब सरदार पटेल कर रहे थे, एक जगह नेहरू जी ने अपना पैर फंसाया, तो ऐसा फंसाया कि आज तक फंसा हुआ था, वो जाके मोदी जी ने उसका निर्मूल नाश करने की इस देश के अंदर 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है और आज आप सत्ता में हैं। क्या आपने बिगाड़ लिया? क्या आपने सॉल्यूशन कर दिया? अरे हम ही ने 370 खत्म किया भाई। सैनिक जो है सरहदों पर शहीद हो रहे हैं, आज भी निर्दोष लोग सेनाओं पर, सत्ताओं पर मारे जा रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के सैनिक लगातार शहीद होते रह रहे हैं। 12 साल से आपने क्या किया? गजेंद्र अच्छा एक बात और, 12 साल तक आपने क्या किया? गजेंद्र सिंह साखला, आपको हिंदुस्तान की जनता ने सुनिए, अगर आप इस तरह से इस लेवल पर जाकर, सुनिए मेरी बात, एक एक करके बोलिए, मैं टू द पॉइंट जवाब चाहती हूँ। सुधांशु जी आप भी इतिहास में ले गए, सर आप भी इतिहास में ले गए, ये भी इतिहास में ले गए। सुधांशु जी मैं आगे आपको वापस फ्लोर दे दूंगी प्लीज, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, मैं एक एक कमेंट उनका ले लेती हूँ। और गजेंद्र सांखला जी सुन लीजिए सर, प्लीज चिल्लाइएगा नहीं सर, आराम से आपकी बात सबको सुनाई देती है। मुझे नहीं लगता हमारे दर्शकों की श्रवण शक्ति में कोई प्रॉब्लम है सर, सबको क्लियर सुनाई देता है। प्लीज आप अब भी चिल्ला रहे हैं सर, आप अब भी चिल्ला रहे हैं, किस बात के लिए चिल्ला रहे हैं सर? किस बात के लिए आप चिल्ला रहे हैं सर? डोंट ट्राई टू बिकम एंग्री मैन ना, प्लीज डोंट। संवाद कीजिए, यहाँ पर संवाद कीजिए। जिनकी जिम्मेदारी होती है वो गुस्सा दिखाकर अपनी बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते, जवाबदेही नहीं, उनकी अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते सर। वो कांग्रेस की जवाबदेही है, अगर कांग्रेस ने यहां पर शासन किया है तो भागिए नहीं, इसमें गुस्सा मत दिखाइए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, आप भी विक्टिम कार्ड मत खेलिए। एडवोकेट सरफराज कुछ कहना चाह रहे थे, उनका कमेंट मैं नहीं ले पाई हूं, प्लीज। इस पैनल में जो पैनलिस्ट हैं सबकी राय, लेकिन एक बार फिर से दोहराते हुए जी न्यूज़ किसी पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता है। बोलिए एडवोकेट सरफराज। जैसे पूर्व पैनलिस्ट ने कहा, देखिए जैसे पूर्व पैनलिस्ट ने कहा कि नेहरू जी ने खुद को फंसाया। देखिए 370 कोई फंसाना नहीं था, ये एक पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था जिसको फिर हिंदुस्तान के आईन ने अपनाया, और ये एक राइट्स थे जो लोगों को दिए गए, एंड दीज राइट्स वेर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया, आई वांट इट टू बी वेरी फैक्चुअल। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का हिस्सा आर्टिकल 370 था सर? इज दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कुछ टर्म्स जिसको फिर आईन ने अपनाया। नहीं सर, आप लेट्स बी फैक्चुअल, आप जो बोल रहे हैं बहुत ध्यान से बोलिएगा सर, बहुत सोच समझ के बोलिएगा, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल। प्लीज देखिए, उनका तो कनेक्शन ही टूट गया। देखिए टेक्नोलॉजी कॉन्स्पायर्स, टेक्नोलॉजी भी ऐसे टाइम पर साजिश कर रही है जब जवाबदेही की बात हम कर रहे हैं। डू वी हैव हिम बैक? टर्म्स एंड कंडीशंस अपनाया गया, तो वो पार्ट ऑफ 370 थे, 370 थे, और जिस हिसाब से भाजपा सरकार ने कश्मीरियों के साथ, एडवोकेट सर जिस हिसाब से, मैं आपको बोलने दूंगी, आपस मैं एक लाइन का मेरा सवाल है, एक लाइन का आपका जवाब हो। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में बात की आर्टिकल 370 की, फैक्चुअली नहीं था, ठीक। दूसरी बात, आपने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, आपने कहा उसके मुताबिक जनता ने उसे अपना, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स प्लीज सर। मेरे को यहाँ पर शाउटिंग कॉन्टेस्ट नहीं करना है सर, प्लीज
आई डोंट बिलीव इन शाउटिंग कॉन्टेस्ट। उसके लिए मैं ये डिस्कशन नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ जिन व्यूअर को अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आए और इस डिस्कशन को देखें प्लीज। आई एम नॉट लुकिंग फॉर शाउटिंग कॉन्टेस्ट। आर्टिकल 370 was supposed to be temporary, sir. It was supposed to be temporary. पंडित नेहरू ने कहा खुद ही घिस घिस कर खत्म हो जाएगा, कहा कि नहीं कहा सर? 370 was subject to the Constituent Assembly of the state. और जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 370 को रेटिफाई किया तो वो परमानेंट बन गया। आपके पास तो हमारे पैनलिस्ट है, हमारे वकील साहिबान है, किसी से भी पूछ लीजिए जो भी कॉन्स्टिट्यूंट लॉ की हिस्ट्री रखते हैं। इट वाज टेम्परेरी फॉर अ रीजन और वो रीजन कंप्लीट हो चुका था। तो 370 एक एब्सोल्यूट फॉर्म ले चुका था जिसको गैर आईनी तरीके से भाजपा सरकार ने हिसाब से कितना शेल्फ लाइफ था उसको हटा दिया। नहीं कितना शेल्फ लाइफ था उसका? लिटरल वर्ड आप लिटरल नहीं जा सकते। भी बोलेंगे थोड़ी ना मैं बोलने दूंगी आपको। आप एडवोकेट हैं, कोर्ट में जाकर आप ऐसे बोलते हैं सर, कोर्ट में जाकर बोल देंगे ये सब। आप कह रहे हैं मुझे लिटरली मत लीजिए, लिटरली मत लीजिए। मैं अपने प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता पर बात कर रही हूँ सर। मेरी अकाउंटेबिलिटी है व्यूअर्स के लिए जो समय आपको सुन रहे हैं। आपके हिसाब से टेम्परेरी प्रोविजन कितना होता है? टेम्परेरी प्रोविजन कितना होता है? कितनी शेल्फ लाइफ थी आपके हिसाब से? कि टेम्परेरी का रीजन ये था, जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जब उसने उसको रेटिफाई किया तो उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म बन गई। 370 का एक एब्सोल्यूट नेचर बन गया। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। नहीं सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे मुझे। आपकी जहनियत में कोई चीज परमानेंट हो जाएगी, उससे नहीं चलता ना सर देश का संविधान, उससे नहीं चलती देश की हुकूमत, और उससे नहीं चलते गवर्नमेंट के डिसीजंस, उससे नहीं चलते। जनरल सिन्हा, ये तो मुख्य अदालत की जजमेंट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो आप गया है ना मामला, कोर्ट में पेंडिंग है ना, बोलेगा कोर्ट जो कोर्ट को बोलना है। आपके लिए सुनने की, आपकी क्लैरिटी के लिए जरूरी होगा। ठीक है आदिति, मैं इनको चुप कीजिए, मैं बोलूंगा प्लीज। आदिति, मैं कुछ लीगल और टेक्निकल एंगल उठाना चाहता हूं एक्सेशन का। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, महाराजा थे, पूरे जम्मू कश्मीर के मालिक थे, उन्होंने स्वेच्छा से मर्जर किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ। वो डेट क्या है? 26 अक्टूबर 1947। 370 कब लाया गया? तो ये कैसे लिंक कर देते? 370 बाद में लाया गया, तो ये कैसे लिंक हो सकता है? जो चीज 26 अक्टूबर 1947 को 370 था ही नहीं, वो कंडीशन कैसे बन सकता है मर्जर का? मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इतनी बेसिक नॉलेज, ज्ञान नहीं है लोगों को, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी पे आके। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने कहा दीदी कि 370 का शेल्फ लाइफ क्या है? टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। ऑर्डिनेंस भी जो सरकार लाती है उसका मैक्सिमम लाइफ है 6 महीना। 70 साल, 70 साल होता है टेम्पोररी का मतलब। कौन सी डिक्शनरी, नया डिक्शनरी निकाला लोगों ने क्या? चौथी बात, जब जम्मू कश्मीर का कंप्लीट, एक सेकंड प्लीज बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, तहजीब रखिए प्लीज। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप तहजीब रखिए प्लीज। जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने दीजिए। प्लीज कम टू द पॉइंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 370 उस समय था ही नहीं, बोलते हैं 370 जोड़ता है। काहे का जोड़ता है? बर्बाद कर दिया। जब हमारे ऑफिसर साहब हम लोग जाते थे श्रीनगर वगैरह में, क्या तुम हिंदुस्तान से आए हो, ये सुनने को मिलता था। कौन सा जोड़ा, कौन सा पुल बनाया? जम्मू कश्मीर को अलग किया। कितनी अमन शांति थी। जिसको लोग बोलते थे कि धरती पे स्वर्ग है, उसको नरक कैसे बनाया गया? क्यों बनाया गया? 1947 के बाद नरक बनना शुरू हुआ। पहले वो ज्ञान का, संस्कृति का, धर्म का, म्यूजिक का, सबका वो एक केंद्र बिंदु था। सब बर्बाद कर दिया। एप्पल इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया, कारपेट इंडस्ट्री बर्बाद किया। किसने बर्बाद किया? आप लोग जवाब दीजिए ना, कोई तो अकाउंटेबिलिटी होता है ना। ठीक है एडवोकेट सरफराज, दीजिए जवाब प्लीज, स्टिक टू द पॉइंट। देखिएगा 370, अगर 370 इसका रीजन था तो 370 के बाद क्या हुआ? 370 को गए 1.5 साल हो गए, तो कौन सी डेवलपमेंट हुई? शांति, कौन सी डेवलपमेंट, कौन सी शांति है? हर रोज हमारे जवान सेना पे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे 7 जवान शहीद हो गए, तो कौन सी शांति है? कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट है हमारी? कौन सी डेवलपमेंट है? तो क्या किया? एक सेकंड आपने जवानों की शहादत की बात की, गलत बात है। और हम आर्म्ड फोर्सेस से ऊपर किसी को नहीं मानते। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बताइए जरा आप मुझे प्लीज। क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के जाके चरण पकड़ लेने चाहिए, बात करनी चाहिए? देखिए, मैं चरण की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग आप इंटेलिजेंटली कह रहे हैं कि 370 बचा, 370 बचा, 370 तो है नहीं ना।
एडवोकेट सरफराज, देखिए मैं आपको लॉजिक की बात बता रहा हूँ। आप सब लोग बोल रहे हैं आंसर माय क्वेश्चन। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना सर। आपने कहा कि रोज हमारे जवान शहादत दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए क्या करना चाहिए? आपने कहा नहीं पाकिस्तान के पांव तो नहीं पकड़ने चाहिए। मैं यकीन है मुझे कि आप पाकिस्तान की गर्दन पकड़ने की बात भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। सुधांशु जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप जो कहेंगे वो उस पर अमल करेंगे। बताइए आप सुधांशु जी को क्या करना चाहिए? आपके पास 20 सेकंड्स है, सुन लीजिए सुधांशु जी, ध्यान से सुनिए, हो सकता है इनकी सलाह आपके काम आ जाए। पहली बात जो हम कह रहे हैं 370 सबका रीजन था, वो गलत बात है। 370 से कुछ ऐसा हुआ नहीं था। अगर 370 रीजन होता है सर क्या करना चाहिए जवानों की शहादत को रोकने के लिए? आपने जो अभी लॉजिक इस्तेमाल किया है मुझे ये बताइए, उसके लिए क्या करना चाहिए? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन आर्टिकल 370, दैट्स डन। आई एम जस्ट सेइंग एक टाइम आ चुका है कि दोनों साइड्स को बातचीत करनी चाहिए, टेबल पे आना चाहिए। यही बोल रही थी मैं, यही बोल रही थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ गए ना आप, आ गए। महबूबा मुफ्ती को भी बात करनी है पाकिस्तान से, इनको भी बात करनी है पाकिस्तान से। वो गोली भी चलाएं और यहाँ से हम गोली भी खाएं और बातें भी करें। कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं आप मुझसे? कौन सा लॉजिक दे रहे हैं आप? गोली भी खाएंगे और बात भी करेंगे। हम गोली भी खाएंगे और बात भी करेंगे, गोली भी खाएंगे और बात भी करेंगे, ये कह रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर? सोल्यूशन कह रहा हूँ ना, मैं तो सोल्यूशन कह रहा हूँ ना। सुधांशु त्रिवेदी, सोल्यूशन सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान गोली भी खाए, जख्म भी खाए, आतंकवाद का दंश भी झेले, उसकी मार भी झेले, लेकिन पाकिस्तान से बात करता रहे। सर देखिए इन्होंने जो बात कही, आ रहे तारिक फतेह आपको दे रही हूँ फ्लो। सुधांशु त्रिवेदी की बात पहले और फिर तारिक फतेह आपके लिए फ्लो जी। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा 370 के बाद क्या बदल गया जनाब? अब 370 हटने के बाद ISIS के झंडे नहीं दिखाई पड़ते, पाकिस्तान के झंडे नहीं दिखाई पड़ते, मेरी जान पाकिस्तान जैसे वो नारे नजर नहीं आते, जुमे की नमाज को पत्थरबाजी करती हुई भीड़ उसके बाद नजर नहीं आती। अब आतंकवादियों की शव यात्रा में हुजूम नहीं दिखता, शहीद सैनिकों और जो प्रधान मारे गए उनके साथ एकता व्यक्त करते हुए हजारों की भीड़ दिखाई पड़ती है उनकी शव यात्रा में। यह अंतर आया है। देखिए हमारी सेना तो अभी भी शहीद हो रहे हैं। बात कही, मेरी बात ये है कि हमारे फौजी अभी भी बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, अभी भी एनकाउंटर में शहीद हो रहे हैं। 2014 में क्या बदला? देखिए डिस्टर्ब मत करिए, अपने टर्न पे बोलिए, सबको सही सुनाई पड़ता है। आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। आप अपने टर्न का सुधांशु जी देखिए वो भारतीय सेना के पीछे छिप रहे हैं। चलिए कम से कम भारतीय सेना के पीछे अब ये भी छिप नहीं रहा हूँ। भारतीय सेना के पीछे वो कह रहे हैं हमारे जवान कब तक शहादत देते रहेंगे। ये अच्छी बात है कि भारतीय सेना के पीछे भारतीय सेना की शरण नहीं है, उन्हीं का लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साथ। सुनिए, जब 370 नहीं हटा था तो भारतीय सेना के लिए शहीद होने वाले भारतीय सेना के सिपाही औरंगजेब और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही इंस्पेक्टर अयूब के साथ उतनी भीड़ नहीं आती थी जितनी बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में नजर आती थी। पर अब हालात बदल गए और क्या नहीं हुआ, बात की बात से ही मैं बता देता हूं। साकला जी की बात का भी उत्तर, जब से हमारी सरकार आई है पाकिस्तान से हमने कोई बात नहीं की है। नंबर 2, हुर्रियत से भी कोई बात नहीं की है, हुर्रियत को भी पाकिस्तान से कोई बात नहीं करने दी है। कांग्रेस की सरकार के जमाने में हुर्रियत के लोग दिल्ली आते थे जलवाए जलाल के साथ, लश्करे जर्रार के साथ, जैसे भारत की व्यवस्था के दामाद हों, परंतु अब आते हैं NIA की पेशी में आने के लिए और ED की पेशी में खड़े होने के लिए। ये हमने अंतर किया है और यही बात मैं बताना चाहता हूं। साकला जी को भी जो पूछ रहे थे 12 साल में हमने क्या किया, मोदी जी के 6 साल में हमने बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया कि अब पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने यह बोला है कि जो ये हुकूमत जो नरेंद्र मोदी की कर रही है, ऐसी तो कोई सरकार नहीं आई हिंदुस्तान में ये पाकिस्तान के साथ जिस ढंग का सलूक कर रही है। ये हमारा और अटल जी की सरकार ने क्या किया था वो भी बता दूं। 1989 में आतंकवाद शुरू होने के बाद 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी झंडा फहराना संभव नहीं था। हमारी सरकार आई और 26 जनवरी 1999 10 साल के गैप के बाद झंडा फहराना शुरू हुआ। तो हमारी सरकारें जब जब आई हैं तो उन्होंने कर दिखाया। और मोदी जी ने क्या किया, आपको तो बड़ा लगाव है ना नेशनल असेंबली में इमरान खान का बयान सुन लीजिए। सुन लिया हमने बयान, लेकिन आज भी हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं,
आज भी सरकार हमारी सरकार में आने के बाद हालात वही है कि उन हालात को सुधारने के लिए आपने इनके जमाने में सही नहीं होता, पसीना छूट रहा था, आप ध्यान रखना इसी विधेयक के अंदर आपको ये बात भारतीय जनता पार्टी आने के बाद क्या किया, पाकिस्तान के साथ में चर्चा की है, वार्ता की है और वार्ता करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये आपको मैं इस डिबेट के माध्यम से आपको ये बात प्रूव कर दूंगा। आप बोल लीजिए तो मैं बोलता हूं। अब मैं जवाब दे दूं साकला साहब? बिल्कुल। आपने वार्ता की, बहुत अच्छा वार्ता की, हमने देखा आपकी वार्ता। आपने 2007 में हवाना में जाके कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। गजब की वार्ता की आपने वो किया कि समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान का काम था। आज तक अमेरिका की FBI वही बोलती है। आपने सारा निर्णय पलट दिया। अब वो कहने लगा कि हम तो हाफिज को बाद दे देंगे, पहले तो वसीमानंद को हमको दो। टोटल झूठ जिसकी आप चार्जशीट नहीं कर पाए थे। 26/11 का हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को। 8 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख में आप पाकिस्तान से वार्ता करते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी हमलों से हमारी वार्ता प्रभावित नहीं होगी। गजब की शर्मसार करने वाला काम आपने किया। और इतना ही नहीं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान हिस्सा बन गया। यानी आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे यहां इन्वॉल्व है तो हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। ये शर्मल शेख की शर्म 26/11 के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में आप कह रहे हैं कि आपने ये वार्ता की है। अरे साहब, आपने बात कर करके पूरी बातचीत की, पूरे देश की ऐसी तैसी करके रखी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं आज जब देश को पूरी गुलामी से आजाद करवाया है, देश का नवनिर्माण किया है। हेमराज याद है, आप भूल गए सर? 40 साल तक अपमान नहीं चिल्लाने लग जाते हैं। RSS के द्वारा 40 साल तक देश के तिरंगे का अपमान किया है। सर, मैं आपको शहीदों के बारे में बता रही हूँ सर, थोड़ा सा सम्मान उनका भी। आपको हेमराज याद है या नहीं याद है सर? कैप्टन सौरभ कालिया, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। सर सुनिए मेरी बात, हेमराज याद है आपको? करते हैं और एडवोकेट सरफराज, औरंगजेब, DSP अयूब पंडित, लेफ्टिनेंट उमर फयाज, भूले तो नहीं ने आप सर? देखिए, हमारे फौजी तो आज भी शहीद हो रहे हैं अंडर भाजपा सरकार, आफ्टर 370 इज गॉन। अभी भी हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बदला? आप चाहते हैं पाकिस्तान से बातचीत की जाए, वो उधर से गोले बरसाता रहे, यहाँ पर हमारे सैनिक शहादत देते रहे और टेबल पर दोनों देश आकर बात करते रहे। बहुत बढ़िया। मुझे लगा था आज तो कम से आप उन सिविलियंस की तरफ से बोलेंगे जिन्हें अननेसेसरीली टारगेट किया गया, जिनके मौत के घाट उतार दिया गया, जिनके घरों पर शेलिंग की गई। अगर वो अफरा तफरी के शॉट से जरा चला दीजिए एडवोकेट सरफराज के लिए। हमारे साथ राउत भट्ट है, PDP के नेता है। प्लीज सर, प्लीज राउत भट्ट जी, एक चीज जो आप इस डिस्कशन में थोड़ा लेट आए हैं सर। एक तरफ पाकिस्तान का खौफ है सर, जहां पे इमरान खान खुद ये बात कह रहा है कि हिंदुस्तान तो 3 टुकड़े कर देगा, उन्हें ये डर सता रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय सीमा के भीतर भी हैं जिन्हें अपनी सियासत खिसकते हुए दिखाई दे रही है और उनका भी खौफ है सर। तो कुल मिलाकर जो भारत विरोधी हैं उनका खौफ, वो सभी खौफजदा है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के बाहर। देखिए, मसला ये है कि हम चाहते हैं जो यहाँ अंदर लद्दाख में चाइनीज आए हैं या पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि सबके साथ अच्छी तरह, ये जो बीजेपी कह रही है ये इनके साथ लड़े। आप तो कश्मीरियों के साथ लड़ रहे हो। ये अभी कोई वहां कह रहा था कि हम जी इनको NIA अपने आदमियों को, अपने लोगों को आप NIA में ले रहे हैं, मगर पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, चाइना के साथ कुछ नहीं कर रहे हो, अपने लोगों को आप दबा रहे हो। और कितनी देर चलेगा? यहाँ तक अभी आप पुलिस की बात कर रहे हैं। राउत भट्ट जी अभी सर, आपके पास टीवी स्क्रीन है? पुलिस ने कितनी कुर्बानियां दी, मगर आज देखो अफसोस सर, आपके सामने टीवी स्क्रीन है या नहीं कि आज सारे लोग जो है बाहर से ऑफिसर्स आ रहे हैं। क्या यहाँ की पुलिस ने कुर्बानियां नहीं दी इस देश के लिए? फिर बाहर से क्यों अफसर्स को लाया जा रहा है? सर, आप कहाँ से कहाँ चले गए? आप कहाँ से कहाँ चले गए? जरा विजुअल ले आइए, वापस ले आइए सर। थोड़ा तथ्यों पे रहते हैं राउत भट्ट जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है सर, सुनिए मेरी बात। वो तस्वीरें ले आइए जरा, जो बंकर उड़ाए हैं, जिसे लेकर POK के नेता कह रहे हैं, वो तस्वीरें ले आइए जरा। उनके साथ कोई राउत भट्ट जी सर, मुझे पता है आप भाषण रखकर आए हैं सर, सुन लीजिए ना थोड़ा सा, थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं सर। ये विजुअल, थोड़ा सा आवाज भी बढ़ा दीजिए राउत भट्ट जी को, शायद मेरी मैं चुप हो जाती हूँ तो जरा ये सुनाएं, जरा सा सुनवा दें। पहले दबाके से चलाएं।
सर आवाज आप तक पहुंच गई होगी सर। जी जी जी, देखिए ना, हाँ यही सर। हुकूमत, यही सरकार है ना जो करतारपुर में पाकिस्तान से बात नहीं कर सर, रही है। करतारपुर पे आप बाद में आइए सर, अभी आप गोल पोस्ट नहीं चेंज करेंगे सर। पाकिस्तान से बात कर सर रही है आप ना गोल पोस्ट करतारपुर चेंज में। नहीं करेंगे प्लीज। अभी आप पूछ रहे थे मैं क्या गोल कर रहे हैं पोस्ट क्यों पाकिस्तान चेंज कर के रहा हूं? मैं खिलाफ। सही बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये आपने दिमाग में सुने कि नहीं सुने सर? चाइना में घुसपैठ किया है। एक सेकंड सर, आपने गोल पोस्ट नहीं, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। सर अब आप चाइना में चले गए, पहले आप पाकिस्तान पर तो रहिए, पहले आप पाकिस्तान पर तो संवाद कर लीजिए ना मुझसे, पाकिस्तान पर मुझसे बात कर लीजिए सर प्लीज। आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपके साथ सर सुन लीजिए। आपको ये आवाज सुनाई दी या नहीं सुनाई? करो जंग करो, पाकिस्तान के साथ जंग करो, अच्छी बात है। नहीं, आपको ये आवाज सुनाई दी कि नहीं सुनाई दी अच्छी तरह? ये क्या आवाज थी? मत करो, करो जंग करो ना। नहीं, आप ये बताइए। अच्छा, आपको इससे भी तकलीफ हो रही है? बार-बार कर रहे हैं। आपको इससे भी तकलीफ हो रही है सर? आपको इससे भी तकलीफ हो रही है कि भारतीय सेना शहादत दे और जवाब न दे? भारतीय सेना शहादत दे और जवाब न दे जनाब, भारतीय सेना शहादत दे और जवाब न दे, आप ये बताइए। भारतीय सेना सिर्फ शहादत दे और जवाब न दे, ये चाहते हैं आप? देखिए बात सुनिए, सेना का कोई शहीद हो जाए या यहाँ का कोई नागरिक शहीद हो जाए, हम खून के आंसू रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मारदार बंद हो, बातचीत का जरिया। कैसे बातचीत पे आपको जाना है? आपको भी बातचीत पे ही जाना है? आपको बस बातचीत ही एकमात्र सोल्यूशन दिखाई देती है? आपको दिखाई नहीं देता कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है? आपको दिखाई नहीं देता कि आपके सोल्जर्स को टारगेट किया जा रहा है? आपको ये कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि सियासत खिसक रही है, क्योंकि सियासत खिसक रही है। जनरल सिन्हा, अगर इस खित्ते में अमन लाना है, सर आप अपना पॉइंट रखिए। आदित्य, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, 1947 से तो बातचीत बहुत हुई, क्या नतीजा निकला? वाजपेयी जी ऐसा उदार स्टेट्समैन, वो बातचीत लाहौर डिप्लोमेसी किए, क्या मिला हमें? क्या मिला? कारगिल वॉर, मुशर्रफ ने तो प्रधानमंत्री तक को नहीं बताया कोई इस तरह की साजिश कर रहा है। बातचीत से नहीं निकलेगा मसला। अब बाह ममोड़ के पाकिस्तान को घुटने टेकवाना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं। बातचीत का आप लोग क्या पाकिस्तान का एजेंडा लेके चल रहे हो? पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, उसके एजेंट के रूप में बात कर रहे हो। पाकिस्तान से बातचीत क्या करें? क्या नतीजा निकला? 70 साल बताओ, 70 साल क्या नतीजा निकला? क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या जम्मू कश्मीर में क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या पाकिस्तान की धोखाधड़ी बंद हुई? क्या बिट्रेयल विश्वासघात कम हुआ? क्या हुआ? बकवास खाली बातचीत करो। पाकिस्तान का एजेंडा लेके झंडा लेके कौन चलते हो? कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। बुलेट और आतंकवाद साइड बाय साइड नहीं चलेंगे। या बुलेट का पाकिस्तान त्याग करे तो बातचीत संभव है, आतंकवाद का त्याग करे तो बातचीत होगी। प्लीज सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में किससे बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान तो आपस में बात नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के अंदर बाजवा से बात करेंगे, इमरान खान से बात करेंगे, बलोचों से करेंगे, आपके मरियम नवाज से करेंगे, किससे करेंगे? सिंधी नेशनल से करेंगे। राउत भट्ट किससे करेंगे पाकिस्तान में बात? तारिक आपको दे रही हूँ फ्लोर वापस, इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। एक ही लगता है। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ संजीदगी से मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान को जो है, अगर वाकई इस खित्ते में जो है अमन लाना है, सर किससे बात करेंगे? गरीबी को दूर करना है, अपने जितने भी मसले हैं किससे बात करेंगे? डायलॉग जो हल करने होंगे। किससे डायलॉग करेंगे? मेरा सवाल है। जनरल बाजवा से करेंगे? आप एक लिमिट में बात कीजिए। सिपाही साहबा से करेंगे? देखिए ये मेरा डोमेन नहीं है। आप ठीक है, ये बात तो करना चाहते हैं, लेकिन फिल्म का डोमेन नहीं है। बात किससे करनी है क्योंकि यहाँ पर जाकर ये फंस जाता है। तारिक फतेह, सिर्फ तारिक फतेह की आवाज प्लीज। बड़ी बातें करना, सिर्फ तारिक फतेह की आवाज। नो नॉइज, नो नॉइज। थैंक यू। कोई शो नहीं। जब आपको ये पता है, अगर नहीं पता तो पढ़ के पूछ लें किसी से कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो रही है और आप पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आपको यह खुशी हो कि वो जो बाजू कटे थे 1947 में हिंदुस्तान के, उसका नतीजा निकल रहा है, और जो वो अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, चाहे बल्तिस्तान में हो या बलोचिस्तान में, आप बातचीत की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में 10 लाख आदमियों को मार दे और आप इंदिरा गांधी से कहेंगे भाई बातचीत कर लो। ये जनरल मानिक शाह से जाके कहते बातचीत कर लो। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो मसला वहां अपने लोगों को मार रहे हैं और यहाँ कश्मीर में पता नहीं किस ख्वाब की दुनिया में रहते हैं। ये तो आपका कब्जा किया पाकिस्तान ने, आपके अंदर सारा शरारत की आपके साथ, अपनी किताबों में लिखा कि हमने कैसे बेवकूफ बनाया
मुसलमान कश्मीरियों की, और इतना मजाक आपका उड़ाया, आप फिर भी उसी में लगे कि पाकिस्तान से बात कर लो। पाकिस्तान से हम नहीं बात करना चाहते, आप कौन है बात करने वाले? सारे पाकिस्तान के जो भागे एग्जाइल में हम बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं बात कर लो। ठीक ठीक 50,000 बच्चों को टांग दिया बलोचिस्तान में, आप कह रहे हैं बात कर लो। क्यों बात करें हम? सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट आपका सर, सिर्फ 20 सेकंड्स है मेरे पास। ये जो लोग कह रहे हैं ना बात करने की बात, जनाब ये कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बातें होती रही और रिजल्ट क्या निकला कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और आखिर में हिंदी की कहावत समझ लीजिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए वहां सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। और अब तो वहां एक भूत भी है जिससे बात करनी पड़ेगी। तारिक साहब ने तो अच्छा बोला, अरे भाई वहां बुशरा बीवी के जिन्न भी तो हैं, वो भी पाकिस्तान की हुकूमत में बड़ा दखल रखते हैं। सुधांशु जी समय की कमी है, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, अगर आजमाइश हुई तो जवाब प्रहार प्रचंड होगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.